नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। तो आप जहाँ बैठ के वीडियो सुन रहे हो तो अपने ऊपर देखोगे तो हो सकता है आपको छत दिखे, लेकिन घर से बाहर निकल के आप जब आसमान की तरफ देखोगे तो आपको नीला आसमान दिखेगा। कहीं कहीं ये सफ़ेद भी हो सकता है, एकदम से नहीं लेकिन मटमैला, और रात के समय काला भी हो सकता है। यही हमारा पूरा वायुमंडल है। तो वायुमंडल हमारे धरती से जब 1 इंच हम ऊपर उठते हैं यहाँ से शुरू हो जाता है और अनंत ब्रह्मांड तक ये फैला हुआ है, यानी वायुमंडल तक। जो वायुमंडल बना है हमारे गैस, जलवाष्प और धूल के कणों को मिलाकर बना है ना। और इसमें बातें की जाए गैसों की तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनान और हाइड्रोजन। ये मुख्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में उपलब्ध हैं। इनकी बात करें इनके द्रव्यमान की प्रतिशत में तो नाइट्रोजन है 78.08% है, ऑक्सीजन है 20.95% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए वायुमंडल में कितनी कम है, लेकिन तहलका मचा के रखी है। अब गर्मी का सीजन आ गया है तो पता लग रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं जलवाष्प की। तो जलवाष्प की मात्रा पूरे पृथ्वी में एक समान बिल्कुल भी नहीं है ना। जल वाष्प जहाँ नमी और उमस भरा क्षेत्र है वहाँ जल वाष्प की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, और जहाँ नमी और उमस की मात्रा थोड़ा कम है वहाँ जल वाष्प की मात्रा लगभग कम है। रेगिस्तान जैसे इलाकों में लगभग ना के बराबर है। तो उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं कि पृथ्वी में कहाँ किन इलाकों में कितनी जल वाष्प की मात्रा है। तो गैसें हो सकता है कि पूरे पृथ्वी में बराबर रूप से फैली हो, लेकिन जल वाष्प ऐसा नहीं है। तो आयतन के हिसाब से हवा का 4% भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, किसके? जल वाष्प का। हवा के आयतन से 1% से भी कम रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र में है। भूमध्य रेखा नहीं, 0 डिग्री की, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ध्रुव की ओर ठंड मतलब माहौल, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा होता जाता है। ध्रुव तक पहुंचने में बर्फ जैसे जम जाता है। तो जल वाष्प की मात्रा वहाँ थोड़ी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी वहाँ है जहाँ सनलाइट लगभग लगभग पड़ती रहे। ओके। और जो भूमध्य रेखा का इलाका है यहाँ साल भर सूरज की किरण बराबर मात्रा में पड़ती है। हो सकता है कि कभी थोड़ा कभी कम, लेकिन पड़ती रहती है। इसके बाद ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को रोकती है। नमी धारण करने की क्षमता तापमान से सीधे अनुपातिक होती है। तो ये है जलवाष्प और जलवाष्प के कुछ कार्य। इसके बाद आते हैं धूल कण। आपने देखा होगा कि वहाँ ऐसे क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तपन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, है ना। जैसे दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का सतना सिटी है। यहाँ पे जो चारों तरफ फैक्ट्रियों की वजह से ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, कि यहाँ बाकी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, तपन वाली। तो धूल कणों की उच्च सांद्रता उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में कारण ये हवा यहाँ शुष्क होती हैं। बादल निर्माण के लिए जल वाष्प को आर्द्रता ग्राही नाभिक प्रदान करती है। आकाश का नीला रंग धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण होता है, और गोधूली की अवधि हवा में इन धूल कणों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। देखिए, कॉपीराइट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो पूरी पीपीटी है, इस सीरीज में हम जितने पीपीटी का यूज़ करेंगे, चाहे ये पीपीटी हो चाहे आने वाली पीपीटी, ये सारी पीपीटी विजन आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई हैं। तो अगर आप भी इन पीपीटीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इन पूरी पीपीटी का से विजन आईएएस को जाता है ना। मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ इन्हें डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम की डेट जैसे करीब आ रही है आप एक वीडियो में पर्टिकुलर एक टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद करते हैं, अगर वायुमंडल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है, परिवर्तन आता है, तो उसके लिए जो प्रमुख कारक हैं 4 हैं, हम इनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो कारक है वह है वायु प्रदूषण, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा ओजोन प्रदूषण और चौथा ओजोन क्षरण या रिक्तीकरण।
तो वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें आती है अम्लीय वर्षा। यह वायुमंडल में बढ़े हुए प्रदूषकों का परिणाम है। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो वायुमंडल में गैसें होती हैं, है ना, वो पानी की बूंदों के साथ मिलकर धरती पे गिरती हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि जहाँ बारिश होती है वहाँ थोड़ा सा जला जला फील होता है, आपके बॉडी में भी पड़ती है तो आपको जलन होने लगती है। ये कुछ ऐसी एसिडिक रेन होती है। तो दो गैसें मुख्य रूप से हानिकारक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रिक एसिड बनाती है। ये पौधों, मछलियों, जंगलों, भवन आदि के लिए हानिकारक होती है। ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं इसी का परिणाम हो सकता है। इसके बाद बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और ओजोन परत, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। SF6 वर्तमान में सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसे सर्किट ब्रेकर, गैस इंसुलेटर और सब स्टेशन आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ओजोन प्रदूषण की बात करें तो धरातलीय ओजोन स्रोत हाइड्रोकार्बन समतापमंडलीय ओजोन की कुछ मात्रा कभी कभी पृथ्वी की सतह पर चली जाती है। क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गठन सूर्य के प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की परस्पर क्रिया द्वारा होता है। वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है, नायलॉन और रबर को नष्ट कर देती है, जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है, श्वसन समस्या के कारण बन सकती है। इसके बाद ओजोन क्षरण या रिक्तीकरण, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। CFC, ये जो आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना, ये गैस डाली जाती है। CFC का व्यापक रूप रेफ्रिजरेटर सिस्टम में ठंडक के रूप में किया जाता है। वायुमंडल द्वारा पट्टियों द्वारा CFC को आर्कटिक क्षेत्र में ले जाया जाता है और यहाँ यह पोलर वेस्टक और ओजोन परत क्षरण के चलते आर्कटिक की ठंडी हवा में फंस जाती है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं, जिनमें 5 परतें प्रमुख हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इस डायग्राम से समझते हैं तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक ले सकते हैं, 10 किलोमीटर तक, ओके, ये क्षोभमंडल है। 10 से लेके 50 तक समतापमंडल, 50 से लेके 80 तक मध्य सीमा और 80 से लेके 400 तक बहिर्मंडल है। इनको हम डिस्क्राइब करते हैं नीचे। तो सबसे पहले देखेंगे क्षोभमंडल को, इसका स्थान और ऊंचाई, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो आपने देखा होगा वायुमंडल की जो हाइट है ना, जब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ना वो खींचते हो, आप ना देशांतर रेखाएं खींचते हो, तो देशांतर रेखा आप देखोगे धूप में जब ध्रुव में आती है ना, तो इनकी जो चौड़ाई है, डिस्टेंस है, मतलब हाइट है, ज़्यादा हो जाती है और ध्रुव में जाके कम हो जाती है। तो इससे आप इसका थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो। मौसम और तापमान की स्थिति की बात करें तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। यानी कि हमारा हो गया पृथ्वी, पृथ्वी से हो गया क्षोभमंडल। तो अगर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो अगर हम 165 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। भूमध्य रेखा से ऊपर सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। सभी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती है। तो जितने सारा क्लाइमेट चेंज देखते हो, आंधी, तूफान, वर्षा, बादल का कड़कना, ये सारी चीज़ें यहीं पे होती है। दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल। तो यह क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह ओजोन की अधिकतम सांद्रता है। यहाँ ओजोन मंडल यानी ओजोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार के बादल नहीं बनते और ना ही कोई मौसमी घटनाएं घटित होती हैं।
ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ता है और शीतकाल में घट जाता है। ग्रीष्म काल की हम बात करें तो ग्रीष्म काल कहेंगे गर्मी, और शीतकाल की बात करेंगे तो ठंडी। तो ठंडी में तापमान बढ़ता है और गर्मी में तापमान बढ़ता है और ठंडी में घट जाता है। तो जितने सारे विमान आप देखते हो, जितने, है ना, ये सब इसी मंडल मतलब इसी लेयर पे उड़ाए जाते हैं। खासकर ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, जिनमें आप ट्रेवल करते हो। इसके बाद आता है मध्यमंडल। तो समताप सीमा यानी स्ट्रेप्टोपॉज के ऊपर स्थित है और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला हुआ है। इस लेयर के महत्व के बारे में बात करें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। अब देखो तापमान क्यों यहाँ घट रहा होता है, आप कमेंट करके बताना। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। देखो ये जो इलाका होता है ना, ये जो लेयर है, सबसे पहले ज़मीन से ना बहुत दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ कोई बादल नहीं है, टेम्परेचर को होल्ड करने जैसी यहाँ कोई भी परिस्थिति नहीं बनती। मान लीजिए बादल हो, धूल के कण हो, तो जब सूर्य से प्रकाश आता है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी धूल और बादल इनको रिफ्लेक्ट करके टेम्परेचर को बांधने की कोशिश करेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। इस वजह से बाकी जो लेयर्स हैं क्षोभ मंडल में, सप्ताप मंडल में, यहाँ टेम्परेचर लगभग घटता है, लेकिन इतना तीव्र तरीके से नहीं घटता। बट यहाँ पे तापमान को रोकने जैसा कोई भी स्थितियां मौजूद नहीं है। तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। इसके बाद आता है तापमंडल। मध्य सीमा यानी मोसोपाज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, इन्हें आयन मंडल कहा जाता है। आयनीकरण केवल मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट एक्सरे और गामा विकिरणों के परिणाम स्वरूप होता है। इस लेयर को विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है, जी लेयर है। डी लेयर और ई लेयर केवल दिन के समय मौजूद होते हैं और सूर्यास्त के समय ये गायब हो जाती हैं। इस परत के महत्व के बारे में बात करें तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं ना, जो यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद हवा यहाँ बहुत हल्की होती हैं। इसके बाद इस लेयर पे पृथ्वी से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर आकर परिवर्तित हो जाती हैं। उल्का पिंडों और परित्य उपग्रहों के अवशेषों से पृथ्वी की रक्षा की जाती है। इसके बाद आता है वायुमंडल। तो तापमान के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है, जो अंततः बाह्य अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और 5000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। बात करते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। तो वायुमंडल का वहाँ उपस्थित जो तत्व होते हैं परिस्थितियों के आधार पर, और यहाँ का जो रासायनिक कंपोनेंट होता है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगोष्ठी 1962 के अनुसार वायुमंडल में 2 व्यापक परतों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हेमोस्फीयर और हेक्टरोस्फीयर। पहला है पैरामीटर्स सममंडल यानी होमोस्फीयर में, और विषममंडल यानी हेट्रोस्फीयर में। विस्तार की बात की जाए तो निचली परत, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 88 किलोमीटर तक होती है। गैसों के संगठन के अनुपात की बात करें तो विभिन्न स्तर पर एक समान होता है, और उप प्रभाग की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बाहर मंडल। सॉरी, विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर की बात करें तो ऊपरी परत, इसकी ऊंचाई 88 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक होती है। इसके संगठन गैसों में सॉरी तो इसके संघटक गैसों में असमानता पाई जाती है। तो ये जो लेयर होती है ये तापमंडल में है। ओके, सो मिलते हैं इसके अगले वीडियो से। वो थोड़ा सा खांसी आ जाती है बोलते बोलते।
तब तक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।